हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आते हैं और एग्जाम के अंदर भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन केवल इस एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और आज मैं पहली क्लास में आपको टॉपिक कराऊंगा यूनिट डिजिट ज्ञात करना। किस तरह से आप दी गई संख्याओं के अंदर इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं। तो क्लास वाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को आप अपनी बुक से करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो चलिए बिना देरी किए पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पहले कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। इन तीनों ही क्वेश्चन के अंदर हमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करना है। तो भाई यूनिट डिजिट होती क्या है? मान के चलिए कि मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 225, तो इस नंबर में ये जो लास्ट वाला अंक है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं और इसी को हम अंग्रेजी में यूनिट डिजिट कहते हैं। तो जब भी आपसे किसी सवाल के अंदर इकाई का अंक पूछा जाएगा तो हमें केवल कैलकुलेशन कहां पर करनी है? हमें केवल लास्ट वाले अंक पर कैलकुलेशन करनी है, बाकी अंकों से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको इस संख्या में इकाई का अंक बताना है तो हमें कहां पर कैलकुलेशन करनी है? हमें केवल लास्ट वाले अंक पर कैलकुलेशन करनी है, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो हम गुना किसकी करेंगे? हम केवल 4 की गुना 6 में करेंगे और फिर 6 की गुना 8 में करेंगे। तो मैं क्या लिख लेता हूं भाई, मैंने लिख लिया 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। अब आप गुना करेंगे तो 6 और 4 की गुना करके कितना आया? तो भाई गुना करके 24 आया। 24 के साथ गुना में कितना लिखा है? 8 लिखा है। अब हो सकता है कि आपको 24 का टेबल ना आता हो, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें तो केवल लास्ट वाले अंक को लेना है। तो भाई अब आप यहाँ से 2 को छोड़ दीजिए, केवल आप 4 की मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। अब 32 में भी मुझे क्या लेना है? 32 में भी मुझे लास्ट वाला अंक लेना है, क्योंकि मुझसे केवल इकाई का अंक पूछा गया है। तो भाई हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 2। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी हमें यही काम करना है। भाई हमें इन अंकों की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल लास्ट वाले अंक को लेना है। तो यहां से मैं कितना लूंगा? 2, यहां से मैं कितना लूंगा? 4 और यहां से मैं कितना लूंगा? 5। अब इनकी आपस में गुना कर देंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, 8 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। और इसके अंदर भी मुझे क्या चाहिए? केवल लास्ट वाला अंक चाहिए। तो यहां से इकाई का अंक कितना निकल के आया? तो भाई ये 0 निकल के आया। अब यहां से आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। भाई मान के चलिए कि आपके सामने काफी सारी संख्याएं दे रखी हैं और उन बहुत सारी संख्याओं के अंदर जब आपने गुना को किया तो किन्हीं भी 2 संख्याओं की गुना करके अगर आपके पास 0 आ जाता है तो आपको आगे गुना करने की जरूरत नहीं है। कैसे? भाई अगर मैं यहाँ पर 4 को और 5 को देखता हूं या मैं 2 को और 5 को देखता हूं तो इनकी आपस में गुना करने पर क्या बन रहा है? भाई लास्ट में 0 बन रहा है। 5 की गुना 2 में करेंगे तब भी लास्ट में 0 आएगा, 5 की गुना 4 में करेंगे तब भी लास्ट में 0 आएगा। तो अगर एक बार गुना करते हुए 0 बन गया तो अब आपको आगे गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका इकाई का अंक है। ये जिस भी अंक के साथ गुना होगा उसी को क्या बना देगा? उसी को ये 0 बना देगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहले यह चीज देख लें कि क्या कहीं पर 0 बन रहा है। अगर 0 बन रहा होगा तो फिर हम उस वैल्यू को आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आपका आंसर 0 आ जाएगा। देखिए अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 8। अगर मैं 5 और 8 की गुना करता हूं तो ये कितना बन गया? ये 40 बन गया। 40 में मुझे इकाई के अंक पर क्या मिला? तो भाई मुझे यहाँ पर 0 मिला। अब अगर मुझे यहाँ पर 0 मिल गया तो अब मुझे आगे गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 आगे हर संख्या को क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो मेरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? भाई डायरेक्ट इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करेंगे इन 10 अंकों के बारे में। 0 से लेकर और 9 तक अगर ये अंक आपको इकाई के स्थान पर मिले तो तब आप इकाई का अंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए भाई दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करेंगे 0 से लेकर और 9 तक के अंकों के बारे में। अगर आपको कभी भी सवाल के अंदर इनमें से कोई अंक इकाई के स्थान पर मिलता है और उसकी कुछ ना कुछ पावर आपको दी गई हो, तब आप इकाई के अंक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई 2 से 3 इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं, उनको हम समझते चलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में। तो भाई ये जो 4 नंबर हैं 0, 1, 5 और 6, तो भाई ये ऐसे नंबर हैं कि अगर आपको ये इकाई के स्थान पर मिल जाए तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको इकाई के स्थान पर मिले हैं, इसका मतलब इकाई का अंक ये खुद ही होंगे। 0 पर इकाई का अंक क्या होगा 0, 1 पर क्या होगा 1, 5 पर क्या होगा 5 और 6 पर क्या होगा 6। कैसे? भाई यहाँ पर लिखा है 240 की पावर 42, लेकिन हमें 240 से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, हमें केवल 0 से मतलब है। तो 0 की आप कितनी ही पावर बना लें, आंसर हमारे पास क्या आएगा, भाई आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। इसी तरह से दूसरे वाले सवाल के अंदर हमें 24 से मतलब नहीं है, हमें केवल इस 1 से मतलब है। तो भाई 1 की पावर कितनी बन गई, 1 की पावर 42 बन गई। आप 1 को कितनी ही बार लिखें, आप इसकी कितनी ही बार मल्टीप्लाई करें, फाइनली आपके पास क्या आता है, आपके पास 1 ही आता है। तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा, ये खुद ही इकाई का अंक होगा। इसी तरह से 5 की बात करते हैं, तो भाई इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या लिखना है, हमें लिखना है 5 की पावर 42। तो भाई 5 की पावर 42 का मतलब क्या हुआ कि मैं बार बार कितना लिखूंगा, मैं बार बार 5 को लिखूंगा। अब जरा आप इसको समझिए, भाई मान के चलिए कि मैंने इसको 42 बार लिखा, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों की गुना करी, तो भाई यहाँ से कितना आया 25 आया। फिर मैं यहाँ से केवल किसको लूंगा, 5 को लूंगा। फिर मैं 5 की गुना 5 में करूंगा, फिर से कितना आएगा, फिर से 25 आएगा। फिर मैं इस 2 को छोड़ दूंगा, वापस 5 को लूंगा। फिर मैं 5 की गुना 5 में करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हर बार इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, भाई हर बार इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है। तो अगर आपके सवाल के अंदर इकाई पर 5 मिला हुआ है तो इसका मतलब आपका आंसर भी कितना है, आपका आंसर भी 5 ही होगा। इसी तरह से अगर मैं 6 की बात करता हूं तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट 6 के अंदर चलता है। भाई 6 की पावर 42 बन गई, लेकिन आप 6 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ बार मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 की मल्टीप्लाई 6 में करी कितना आया 36। फिर वापस मैं यहाँ से किसको लूंगा, केवल 6 को लूंगा। फिर 6 की गुना 6 में करूंगा, वापस 36 आएगा। फिर मैं यहाँ से 6 को लूंगा, फिर 6 में गुना करूंगा, फिर 36 आएगा। तो आपका जो इकाई का अंक है वो लगातार क्या चल रहा है, वो लगातार 6 ही चल रहा है। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका इकाई का अंक ये खुद होते हैं। तो इनको आप नोट कर लें, 0, 1, 5 और 6, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई इसी कॉन्सेप्ट में आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे 4 के बारे में और 9 के बारे में। मैंने आपको 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया और 6 बता दिया। तो अब 4 और 9 की बात करते हैं कि अगर इकाई के स्थान पर आपको 4 मिल जाए या आपको 9 मिल जाए, तब आप इकाई का अंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 4 की बात करते हैं। मैंने लिखा 4 की पावर 1, तो भाई 4 की पावर 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। मैंने लिखा 4 की पावर 2, इसका मतलब 4 की 2 बार गुना करनी है, तो गुना करने पे कितना आया, 16 आया। मैंने लिखा 4 की पावर 3, तो भाई 4 की पावर 3 का मान होता है 64, यानी 4 की आप 3 बार गुना करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा 4 की पावर 4, तो भाई ये गुना करके कितना आता है, 256 आता है। तो भाई यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, भाई जब 4 की पावर 1 है तो ये जो 1 है ये कैसा नंबर है, ये एक विषम नंबर है, यानी ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भी आप इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओड नंबर। तो जब 4 की पावर 1 है यानी ये एक विषम संख्या है, तो आपका इकाई का अंक कितना आता है, आपका इकाई का अंक 4 ही आता है। भाई ये विषम है, इसके बाद 4 की पावर 3 भी विषम है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इकाई का अंक कितना आया, तो भाई इकाई का अंक 4 आया।
ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा। यानी आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अगर 4 की कोई विषम पावर होती है तो आपका इकाई का अंक कितना आता है, भाई इकाई का अंक 4 ही आता है। अब उसके बाद क्या बचा, भाई पावर या तो आपकी विषम हो सकती है या पावर आपकी सम हो सकती है। सम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भाई सम को हम बोलते हैं इवन। तो या तो आपकी पावर विषम होगी और या आपकी पावर सम होगी। तो जब विषम पावर है तो इकाई का अंक कितना आया, 4 आया। और जब 4 की पावर आपके पास सम होगी यानी कोई इवन नंबर होगा, तो आप देख सकते हैं आपका इकाई का अंक कितना आ रहा है, भाई आपका इकाई का अंक 6 आ रहा है। और ये इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, केवल आपको यही नोट करना है। 4 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा, 4 की पावर अगर सम होगी तो इकाई का अंक 6 होगा। अब जरा पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल 4 चाहिए और 4 के ऊपर की हमें केवल पावर को चेक करना है। तो ये जो पावर है ये कैसी संख्या है, ये एक सम संख्या है। सम संख्या की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाती है। तो भाई 48 जो है ये एक सम संख्या है। तो अगर ये सम संख्या होगी तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा, तो भाई इकाई का अंक यहाँ पर 6 आएगा। इसी तरह से आप सेकंड वाले को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 4 है। ऊपर जो ये पावर है ये कैसी है, तो भाई इस बार पावर है विषम। तो अगर पावर विषम होंगी तो इकाई का अंक कितना आता है, तो भाई इकाई का अंक 4 आता है। केवल आपको इतना याद रखना है, आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 9 के बारे में। तो भाई 9 को भी हम इसी तरह से लिखते हैं। मैंने 9 की पावर को 1 लिखा तो कितना आया, 9 आया। 9 की पावर को मैंने 2 लिखा तो ये कितना आएगा, 81 आएगा। 9 की पावर को अगर मैं 3 लिखता हूं तो भाई ये आएगा 729। 9 की पावर को अगर मैं 4 लिखता हूं तो इसमें आप 9 से गुना कर दीजिए तो 9 की पावर 4 बन जाएगी। 9 × 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 सत्ते 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65। तो हमें केवल ये देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो भाई जब 9 की पावर आपकी एक विषम संख्या है जैसे 4 के केस में थी, तो अगर ये विषम संख्या होगी तो जो आपका इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, वो आपका 9 आएगा। भाई यहाँ पर भी 9 है। उसके बाद ये भी एक विषम संख्या है तो यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक कितना आया, तो यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक 9 ही आया। यानी जब भी 9 की पावर विषम होती है तो उस केस में जो आपका इकाई का अंक आता है वो कितना आता है, वो 9 आता है। भाई 9 की पावर 1 9 बनेगा, 9 की पावर 3 729 बनेगा। तो दोनों ही केस में इकाई का अंक कितना है, 9 है। लेकिन अगर मैं 9 की पावर को सम कर देता हूं, अगर पावर सम हो जाएगी तो भाई इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इकाई का अंक क्या आता है, इकाई का अंक 1 आता है। तो यहाँ से हमारा ये अगला कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। भाई 9 की पावर कितनी है, 14 है। 24 से हमें कोई मतलब नहीं है। 9 की पावर 14 है और 14 कैसी पावर है, तो ये एक सम पावर है। तो अगर पावर सम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, भाई इकाई का अंक 1 आएगा। यही आपका आंसर होगा। अगले वाले केस में 9 की पावर कैसी है, 15 है। कैसी पावर है, विषम पावर है। तो अगर पावर विषम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, तो भाई इकाई का अंक 9 आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया हो। अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2, 3, 7 और 8 का कॉन्सेप्ट। तो तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।